बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज 12 नवंबर मंगल का दिन है। पहले अहम खबरें आपके सामने रखूं। इस्टेब्लिशमेंट के लिए अमेरिका से बड़ी बुरी खबरें धचके शुरू हो चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप की टीम ऐसे खिलाड़ी शामिल हुए जो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के सख्त मुखालिफ। रजीम चेंज ऑपरेशन की तहकीकात भी, और इसके साथ साथ अभी मौलाना फजल रहमान की भी पेशन गोई आई कि तब्दीली किसी भी वक्त आने वाली है। वजूहात क्या है? बरियत के फैसले से पहले इस्टेब्लिशमेंट खान को मनाने की पूरी कोशिश कर रही है। खान के वकला दावा कर रहे हैं कि खान की रिहाई 15 दिन में मुमकिन है। इस्लामाबाद में अहम मीटिंग्स भी हो रही हैं। गैर मुल्की वफूद खान से मुलाकात की रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं। क्या ये मुमकिन होगा? इमरान खान किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? फाइनल कॉल क्या डोनाल्ड ट्रंप के हलफ से पहले आएगी? नवंबर में आएगी? जनवरी में आएगी? ये मामलात कहाँ तक पहुँचे हैं? अडयाला जेल में तहरीक इंसाफ के 6 रहनुमाओं की आज मुलाकात भी है। इलेक्शन कमीशन अहम तरीन केस का फैसला है। एक तीर में 5 शिकार। और पीपल्स पार्टी के अंदर 3 धड़े। और इंडोनेशिया के सदर की डोनाल्ड ट्रंप को कॉल की वीडियो वायरल। सबसे पहले मौजूदा हालात पर अगर बात करें तो इस्टेब्लिशमेंट के लिए बड़ी बुरी खबरें हैं। जो रजीम चेंज वाले हैं उनके लिए स्याह अंधेरी रात कैसे शुरू होने जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप की टीम के 2 बड़े खिलाड़ी सामने आए, दोनों इस्टेब्लिशमेंट के सख्त मुखालिफ और जमहूरियत के हामी। ये दोनों चीज़ें ऐसे वक्त में आईं जब बाइडन हुकूमत पर मुदाखलत के मामले पर तफ्तीश का मामला है अमरीका में। साइफर की तहकीकात कि क्या बाइडन हुकूमत ने खान की हुकूमत गिराई, इस पर तफ्तीश का मामला, और जो नतीजा निकलेगा कि अभी देखें मुशाहिद हुसैन सैयद का भी एक बयान आपके सामने आया कि वो ऐनी शायद थे इस बात के कि रूस के दौरे के वक्त खान को बाकायदा फ़ोन किया गया अमेरिका से कि आप दौरा मनसूख करके वापस जाएं, ये जो आपका लंच या डिनर है प्यूटन से, इसे कैंसिल करें, एहतजाज करें कि रूस ने यूक्रेन पे क्यों हमला किया। खान ने इनकार किया, गुस्सा किया। उसके बाद फिर साइफर का मामला आपके सामने। अब ये बात अमरीकी रिकॉर्ड में सामने आ गई। अब उससे भौचाल आने वाला है अमरीका में। आपको याद रखें, इन इल्ज़ामात को इसलिए सीरियस लिया जा रहा है कि इसकी वजह जो एक तो पाकिस्तान में इलेक्शन का मुदाखलत का मामला भी आया था, ये साइफर का मामला आया था। अब ट्रंप की अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में जॉर्जिया में ये इल्ज़ामात लग चुके हैं कि वो इलेक्शन में मैंडलिंग करता रहा, चेंजेस करता रहा। तो हलफ उठाने के पहले ये तहकीकात हो नहीं सकी, इसलिए तहकीकात उसके बाद होंगी। दूसरा, इनकी लॉबिंग को शदीद तरीन हुकूमत को धचका मिला। जो हिंदुस्तान की इस तरफ जिसका झुकाव है, इस्टेब्लिशमेंट का सख्त मुखालिफ शख्स जो डोनाल्ड ट्रंप की टीम अभी आई, वज़ीर ख़ारजा आप देखिए कौन आया, वो मैं आपको बताता हूँ। और इसके साथ जो ऐसे लोग, अब ये वज़ीर ख़ारजा के तौर पर सेनेटर मार्को का नाम जो आया सामने, मार्को रूबियो, एक सियासतदान वकील है, फ्लोरिडा से स्पीकर भी रह चुका है। ये डोनाल्ड ट्रंप के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स होगा, वज़ीर ख़ारजा होगा। सेनेट की इंटेलिजेंस कमेटी और फॉरेन रिलेशन कमेटी, ये याद रखें, दोनों का इंचार्ज रहा है। और ये जो अमरीकी कांग्रेस की 368 अरकान की जो करारदाद थी वो फॉरेन रिलेशन की कमेटी में जानी है। अब आप ख़ुद सोच लें कि इलेक्शन मैंडलिंग जो पाकिस्तान में हुआ मामला वो किधर जाएगा। और ये शख्स भारत की तरफ इसका मुकम्मल झुकाव है, इस्टेब्लिशमेंट का सख्त दुश्मन है, पाकिस्तान में भी और बरतानिया में भी और अमेरिका में भी। अब वहाँ पे देखें, अब जो तफ्तीश की, अब ये मामला 2024 में अभी रिसेंटली इसकी तरफ से बिल भी आए हैं जिसमें इसने बाकायदा तौर पर हिंदुस्तान की हमायत की है, जिस तरह के ये नॉन नेटो अलायंस है हमारे, और एक बिल पास करवाया था जिसमें हिंदुस्तान को रूस से हथियार ख़रीदने की इजाज़त भी दी, अमरीकी पाबंदियों से आज़ाद भी किया। ये चीन का मुखालिफ भी है। और ये जो जितने बिल इसके पास हुए सारे के सारे इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बिल पास हुए हुए। और इसने बल्कि अपनी इस्टेब्लिशमेंट को तो इतना रगड़ा लगाया है, इसने कहा जी फौजी जर्नेल ताकत रखने के लिए मीडिया कंट्रोल करते हैं, लेकिन मैं जमहूरियत के साथ खड़ा हूँगा। अब आप ये बयान ले आए पाकिस्तान में। ट्रंप इंतज़ामिया की बार बार इसीलिए बात हो रही है ना कि ये लोग अपने ही मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट से ढसे हुए हैं। ये तल्ख तजर्बा, ये केसेस, ये सारे भुगत चुके हैं। अब दूसरा धचका जो डोनाल्ड ट्रंप की टीम में जो मजबूत तरीन एजेंसी है इनकी CIA, जो रजीम चेंज मास्टर है दुनिया में जो मुदाखलत करती है। बाइडन हुकूमत की से मुदाखलत की थी सबसे पहले, विलियम बर्न्स भी आया था पाकिस्तान, माइक पोम्पियो भी था। अब इसमें हिंदुस्तानी निजात कैश पटेल को CIA के नए चीफ के तौर पर नाम आ रहा है। ये वकील है, डोनाल्ड ट्रंप का बहुत बड़ा सपोर्टर है, डिफेंस में पहले इंटेलिजेंस कमेटियों का हिस्सा भी रह चुका है। और इसका जो सबसे बड़ा किरदार है, ये भी रूस के हवाले से अमरीकी इलेक्शन पर जो इल्ज़ामात लगे थे, इस शख्स ने उस बयानी को दफन किया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इसकी हमदर्दी भी रूस की तरफ है। CIA का डायरेक्टर, बल्कि इसका नाम FBI का डायरेक्टर के तौर पर भी सामने आता रहा। और इसकी भी दहशतगर्द तंजीमों के ख़िलाफ़ जो है बड़ा सख्त मौक़िफ़ रहा है। और मार्क रूबियो की तरह जो अभी वज़ीर ख़ारजा होगा, उसकी तरह इसे भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी। और ये याद रखें, 17 इंटेलिजेंस एजेंसियों की कारकर्दगी को ये मॉनिटर भी करता रहा है, नेशनल सिक्योरिटी का सीनियर डायरेक्टर भी रहा है। अब ये डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत बड़ा मामला होगा, क्योंकि पाकिस्तान में सारा मामला ही इस्टेब्लिशमेंट से जुड़ा हुआ है। तो अब इस सूरत हाल में देखें इस्टेब्लिशमेंट के पास क्या ऑप्शन बचती है। आप खुद सोचें कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त हासिल करें। एक तरफ
इमरान खान आपको पता है अपनी सियासी चालों को कैलकुलेटेड करके चलते हैं, एक एक चीज़ देख के चलते हैं। मुश्किल वक्त तो खान ने जेल में गुजार लिया, इस्टेब्लिशमेंट ने तो जो करना था, जो ये कर सकते थे, सोच सकते थे, उन्होंने कर लिया। बाइडन की हुकूमत की पुष्पनाई के बाद अब इनके पास ये जो 60-70 दिन रह गया, वो पुष्पनाई ख़त्म हो जानी है सारी। इन्होंने हर वो काम करना था जो इन्हें इजाज़त दी गई थी, कर लिया। तहरीक इंसाफ इलेक्शन से निकाली, खान गिरफ्तार, अभी भी सेनेट KP के इंतखाबात नहीं कराए, मखसूस नशिस्तें नहीं दी, 2/3 अक्सरियत छीनी, इलेक्शन का आलम कराया, ढूंढ कर जरदारी नवाज शरीफ को रातों को जगा कर फॉर्म 47 के हाथों में पकड़ाया, ज़बरदस्ती हुकूमत में बिठाया, PTI को क्रश किया, उनके अवामी एहतजाज नहीं कामयाब होने दिए, रहनुमा गिरफ्तार किए, सोशल मीडिया बंद कराया, एक्टिविस्ट, ये सारा एक मंसूबे के तहत होता रहा। लेकिन जो चीज़ के मंसूबे में नहीं थी, जो ये नहीं कर सकते थे, वो डोनाल्ड ट्रंप को नहीं रोक सके, ये उनके मंसूबे में शामिल नहीं था। और ये वही हालात और तब्दीली है जिसकी इन्हें तवक्को नहीं थी कि मौलाना फजल रहमान जैसा बंदा कह रहा है कि मुल्क की सियासत में अब किसी भी वक्त बड़ी तब्दीली आ सकती है। खान की रिहाई तो मौलाना को भी नज़र आ रहा है कि 40-50 दिन में मुमकिन नहीं है, जो ज़ाहिर है लॉजिस्टिक उसके बहुत ज़्यादा है। ये रिहाई इसलिए इमरान खान की इतनी अहम और इतना बड़ा मामला बन चुका है। देखिए खान की रिहाई का मतलब क्या है कि इस्टेब्लिशमेंट वापस बैरकों में, मुल्क की सियासत से आउट, तमाम फैसलों से पीछे, जुल्म सतम की जो तबाही हुई है उसे रिवर्स करना, पहले ब्रेक लगाना फिर रिवर्स करना। तो ये खान को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जेल में रख के इसीलिए खान पर दबाव डालना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, मिन्नत तरला करना चाहते हैं। ये जो तोशाखाना में बरियत आज होनी थी ये रुकवाएगी, क्योंकि खान की रिहाई आज हो जाती। शाहरुख अर्जमंद एन वक्त पर गायब हुआ और 14 नवंबर तक इसे इसने मुलतवी किया। इद्दत ने कहा कि वक्त भी ये एन टाइम पे केस से हट गया फैसला सुनाने वाले दिन। दूसरी तरफ FIA का प्रोसिक्यूटर जो वो अलकादर में पेश नहीं हुआ, और राना सनाउल्लाह क्यों ये कह रहा है कि इमरान खान को सज़ा सुनाई जा सकती है, क्योंकि ये दबाव बढ़ाने का तरीका है कि खान हमारी बात मान ले किसी तरह। ये जो 50-60 दिन है इनके अंदर अंदर हम ये सारा काम कर लें। असल में ये लोग इंतज़ार इस चीज़ का कर रहे हैं कि हमें अमेरिका अरब ममालिक के ज़रिए कॉल करवाए फिर हम ये माने। उसकी वजह क्या है कि ये ख़ुद मामलात को रिवर्स करके सरेंडर नहीं करना चाहते। ये चाहते हैं कि हम कहें सऊदी अरब ने, अरब अमारात ने और अमेरिका ने हम पे दबाव डाला, उस पर हमने ये सारा कुछ किया, और ख़ान का बयानिया हम दफन करें। हम कहें देखें जी हमें तो कॉल आई थी, फिर हमने मामला ठीक किए, और इन्हें ये अंदाज़ा है कि मामला तो बदलने हैं, ये तो लिखा हुआ है इंशाल्लाह। अब ये चाहते सिर्फ अमेरिका, सऊदी अरब, अरब अमारात पर अपनी टांग ऊंची कर दें कि हमने आपकी वजह से ठीक किया है। बाकी तमाम सियासी जमातों को भी थोड़ा थोड़ा सियासी बयानियाँ मिल जाए ताकि वो भी कुछ बोलने के लिए TV टॉक शोज़ में आ जाएँ। और इमरान खान चाहते हैं कि ये पाकिस्तान की आवाम के ज़रिए हो। अब खान अपनी, आपको पता है, एक एक चाल बड़ी कैलकुलेटेड चलता है। वो हालात और वाक़यात को, बल्कि मौसम के हिसाब से चलता है कई दफ़ा, चाहे वो सियासी मौसम हो, कुदरती मौसम। अब इमरान खान को पता है सर्दी आ रही है, नवंबर का महीना है, और उसमें फिर दिसंबर में एहतजाज आपको पता है मुख्तलिफ होता है। खान ने 26 साल सियासत में गुजारे हैं, अवाम में गुजारे हैं, उसे पता है अवाम किस वक्त निकलती है, किस वक्त नहीं निकलती, फ़ाइनल कॉल कब देनी है। कहना तो फ़ाइनल कॉल 2 मिनट का खान कह सकता है, ये मेरी फ़ाइनल कॉल है, पार्टी निकले, लोग निकले। लेकिन इमरान खान को पता है एक तो पंजाब सारा न धुंध का शिकार है, स्मोक अलहदा छाई हुई है, और इन हालात में आपको पता है कॉल देने का नतीजा, दबाव बढ़ाने का नतीजा उस तरह नहीं निकलेगा। इसलिए इमरान खान इस एहतजाज को चाहते हैं उस वक्त किया जाए कि पहले भी देखें तहरीक इंसाफ के जलसे तो कैंसिल हुए हैं, एहतजाज तो कैंसिल हुए, लॉन्ग मार्च भी कैंसिल हुए। खान फाइनल कॉल किसी भी वक्त दे सकता है, ये इमरान खान की मर्ज़ी और मंशा पे है। अब ये सारा मामला इमरान खान की ख्वाहिश है आइन और कानून के तहत हो, अवाम की मर्ज़ी से हो, अवाम खुद फैसला करे कि हम तंग आके खुद सड़कों पर निकले हैं, वो चाहे मईशत हो, इनका मैंडेट हो। इस पूरे निज़ाम को लपेटने में खान चाहे तो कर सकता था बड़े आराम से, लेकिन खान चाहता है सरेंडर करें, अपने कामों पे वापस जाएं, क्योंकि इन्हीं के साथ काम करना है ना दोबारा। अब तहरीक इंसाफ की क़यादत इस सोच विचार में कि एहतजाज का मामला किस अंदाज में उठाने का, अगर फ़ाइनल कॉल खान फैसला करता है तो उसका रिएक्शन क्या आएगा। देखिए क़यादत ये तस्लीम करे ना करे कि ये मामला अमेरिका से हल होगा, सब जानते हैं हकीकत यही है, जहाँ से मामला ख़राब हुआ वहीं से ठीक हो, ये फितरत का तकाज़ा भी है। अब डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत जो है वो मुकम्मल तौर पर इक़्तिदार में आएगी 20 जनवरी के बाद। अगर ये अफ़वाम व तफ़हीम से मामला हल नहीं होता और अवाम और तहरीक इंसाफ की क़यादत को इम्तहान में नहीं पढ़ना पड़ता, खान के केसेस भी ख़त्म होते हैं, मैंडेट भी वापस होता है, तो सारा मामला सीधा हो जाएगा। अभी तो सारी कोशिश केसेस में वक्त हासिल करने की, 54 केसेस खान के ऊपर पंजाब में, नौरीन खान की दरख्वास्त पर आज फ़ारूक हैदर की अदालत में ये सारे केसेस सामने आए। अब अंदाज़ा करें 54 केसेस बनाने की क्या तुक थी, वक्त हासिल करना। पंजाब पुलिस ने लाहौर में 21 मुकदमात खान के ऊपर दर्ज किए हुए, अंदाज़ा करें। पिंडी में 19 मुकदमात, गुजरांवाला में 1 है, शेखुपुरा में 7 हैं, फैसलाबाद में भी 5 हैं, इस तरह कुछ 53 बनते हैं। अब इमरान खान को अंदाज़ा है कि एक तो मुआशी मसाइल जो है वो दिसंबर के महीने में, जो ही IMF की मीटिंग ख़त्म होनी है ये, और मिनी बजट आना है, नए टैक्सेस लगने हैं, महंगाई की एक लहर नए अंदाज में आ जाएगी, उसमें तनख्वाहदार तबका इस दफ़ा बुरी तरह रगड़ा जाएगा, पिस जाएगा। पेट्रोल पूरी दुनिया में सस्ता है और हुकूमत कोशिश करिए सस्ते पेट्रोल पे ज़्यादा लेवी लगा के टैक्स ला के मुनाफा कमा लें, और लोगों की ज़रूरत ज़िंदगी मज़ीद महंगी से महंगी हो जाएंगी।
अवाम पे दबाव आए, ये लोग मज़ीद गंदे हो जाएंगे। IMF का दबाव तो ये कि अखराजात कम करें, माली मुश्किलात कम करें, लेकिन चूंकि ये वोट से नहीं आए, इन्हें अवाम का कोई दुख दर्द नहीं है। फॉर्म 47 हाथ में पकड़ा के ज़बरदस्ती रात को जगा के इक़्तिदार में, इन्हें अवाम से क्या कर्ज है? एक ख़जाने की चाबी इनके पास है और बाकी वज़ीर आला हाउस इनके पास है। सफारत खाने बेच रहे हैं, अदारे बेच रहे हैं, सर्जरियाँ करवाने दुनिया भर में जा रहे हैं। आपको पता है 264 महंगी गाड़ियाँ BMW, मर्सिडीज़, लैंड क्रूज़रें वाशिंगटन के लिए, सऊदी अरब के लिए, काबुल के लिए, दिल्ली के लिए ख़रीद रहे हैं। एक ऐसा मुल्क इन हालात में आप ज़रा सोच सकते हैं कि IMF बैठा हुआ इनसे कर्जे की डील कर और ये गाड़ियाँ ख़रीद रहे हैं। इन्हें पता है कि इनका आखिरी वक्त है, लूट लें जितना लूट सकते हैं बस। ये जाके जिनेवा में सारे मामलात वही हैं और चोरों के दरमियान हमेशा माल के बंटवारे पर लड़ाई है। पीपल्स पार्टी के जो इख्तलाफात हैं, आपको पता है 3-3 ग्रुप वहाँ वाकई लड़ रहे हैं। कल मुझे ऐसी इन्फॉर्मेशन के शफात मिली कि अब हम तो चूँकि इन मामलात में मसरूफ़ हैं, मैं वो ऐसे ऐसे स्कैंडल्स आपके सामने रखूँ, आप कहें यार ये हो क्या रहा है। बहरहाल को दफ़ा करें कि वो मामलात ऐसे नहीं। अब तहरीक इंसाफ के अंदर भी इस तरह के मसाइल हैं, वैसे उन पर भी बात ज़रूर करनी चाहिए। सोशल मीडिया में मैं देख रहा हूँ तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की, वर्कर्स की कुछ लड़ाई झगड़ा नज़र है। वैसे आम तौर पे देखें ये इतनी बड़ी बात नहीं है। तहरीक इंसाफ बहुत बड़ी जमात है, बहुत बड़ी जमात। और ये जो लड़ाई है, मैं तो इस तरह देखता हूँ कि इन्हें खुश होना चाहिए कि क़यादत पर एक तो अवाम का दबाव आना चाहिए और रहना चाहिए। तहरीक इंसाफ की क़यादत में भी देखिए शेख वकास अकरम का बयान डिजिटल मीडिया के हवाले से, जो सोशल मीडिया पर है, जो थोड़े दुखी थे उनके आखिरी बयान पे कि उन्होंने क्यों ऐसा कहा। उस पर तो देखें 10 मिनट की वो तकरीर शेख वकास की, मेरी दरख्वास्त है आप एक दफ़ा सुने, 10 मिनट अपने निकालें कि उसने कहा क्या। वो जो हिस्से काट के लगे थे वो तो कुछ और ही कहानी बता रहे थे। मैं भी उसमें पढ़ गया, मैंने कहा वाकई शेख वकास ने क्या कर दिया। वो 10 मिनट तकरीर पूरी बैठ के सुनी तो पता चला यार ये तो कुछ और ही बात, उसमें तो उसने कहा ही नहीं। वो सुने, आप लोग खुद अंदाज़ा करें। लेकिन उसके बावजूद शेख वकास अकरम ने आज सोशल मीडिया के ऊपर बयान भी जारी किया कि हमारे हक़ की जंग में बातिल के ख़िलाफ़ लड़ने वाले फ्रंट रनर्स है सोशल मीडिया। तो जो लोग दुखी हुए हैं वो मेरे ख्याल में आप ठीक हुए हैं, उनकी बयानात भी आ गए। अब उस पर फिर एक शंदाना साहिबा का भी एक बयान आ रहा है, फिर उसके बाद शेर अफजल का भी बयान आ रहा है, फिर वो अज़हर मशवानी का नौजवान लड़का हैदर सईद, उसके साथ भी बातें। अब ये देखिए, मैं इन हालात को इस तरह देखता हूँ चूँकि शेर के बच्चे वेले बैठे हुए हैं, वेले बैठते हैं तो वो फिर आपस में लड़ते हैं। अब उन्हें क्योंकि एहतजाज का मौका नहीं मिल रहा तो वो थोड़ा सा जो अपनी तवानाई को खर्च करते हैं, ये भी बड़ा ज़रूरी होता है। तो मेरे ख्याल में इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये लड़ते रहे और लड़ना चाहिए भी नहीं। इख्तलाफात से, जो जमहूरी इख्तलाफात हैं उनसे हमेशा गुफ्तगू में भी और इसमें, लेकिन थोड़ा सा ख्याल रखते हुए खुल के तनकीद एक दूसरे पे करें, एक दूसरे की पॉलिसियों पे करें, सोच पे करें, लेकिन किसी को वारदात ना डालने दें। ये जो बयान काट के बीच में एक थोड़ा सा हिस्सा लगाया जाता है वो ना करने दें। तहकीक ज़रूर करें, उस चीज़ को पूरा सुने, जो गलती करे उसको रगड़ के रख दें बेशक, लेकिन एक बयान, एक क्लिप पर अपना बयानिया ना बनाएं। ये याद रखें, रगड़ा ज़रूर लगाएं, रगड़ा बड़ा ज़रूरी है, तहकीक के बाद रगड़ा। और चूँकि अवाम के पास तो देखिए इतना वक्त नहीं होता, लोग मसरूफ़ होते हैं, कोई ख़बर सुनते हैं। बात तो गलती हमसे भी, मेरे खुद कई दफ़ा हुई है, मैंने माफ़ी मांगी बाकायदा तौर पे कि और इस तरह का देखें। मुझे एक वाक़या भी याद है, पंजाब का एक गाँव देहात, आपको पता है वहाँ, या कबायली इलाके भी, वहाँ पर अक्सर रवायती अदालतें लगाई जाती, जिरगा जिसे कहते हैं। वो सरपंच एक बड़ा बंदा, बासर काबिल एहतराम शख्सियत होती है, उसका इलाके में बड़ा एक नाम होता है, सरपंच की लोग बात सुनते हैं। एक मुकदमे की समात ऐसे कर रहा था उस जिरगे में। अब चूँकि लोग क़यादत के फ़ैसलों को तस्लीम करते हैं, एक शख्स भागता हुआ उस जिरगे में दाखिल हुआ, उसने सरपंच को कहा जी आपकी तो बेटी किसी के साथ भागी है। अब चूँकि ये खबर समाज के हिसाब से आपको पता है बहुत बड़ा धचका है, सरपंच की अपनी इज़्ज़त, जिरगे की साख, सब कुछ दाव पे लग जाता है। लोग कहते हैं ये शख्स हमारी क़यादत करता है, ये हमारे फ़ैसले करता है, अपने घर में बेटी नहीं संभाल सका। आपको पता है ये रवायती रद्द-ए-अमल तो यही आता है। वो वहाँ पे खड़ा होकर या तो ऐलान करे कि मैं वापस उसको लाऊंगा और सज़ा दूंगा, सख्त दाम करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, जज्बात में। उसने कहा नहीं, मैं पहले जाके घर चेक तो करूँ कि मेरी बेटी है भी कि नहीं। वो गया दौड़ता हुआ घर, वहाँ देखा बेटी आटा गूँध रही है, वापस आके दौड़ के जिरगे में आया। लेकिन इतनी देर जिरगा चले गए, लोग वो सारे अपने अपने घरों में। वो एक घर का दरवाज़ा खटखटा कहने लगा, रोक रोक के लोगों को बताने लगा, देखिए मेरी बेटी तो घर में है। कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। सब यही कहते रहे कि ये कवर कर रहा है, मामले को दबा रहा है, मिट्टी पा रहा है। ये इलाके का इंतहाई बासर शख्स फिर मजबूर होकर फिर अपनी जान पे खेल गया। अब देखिए ये लोगों की बातें थी, क्योंकि लोग कहते हैं ना कोई पकड़ के कर रहा है, वापस ले आएगा, कोई कह रहा है इज़्ज़त बचाने के लिए कर रहा है, किसी ने तहकीक की ज़हमत नहीं की। तो बाज़ औक़ात इन चीज़ों को ज़रूर देखा करें। मेन स्ट्रीम मीडिया आपको देखता नहीं, कोई क्लिप सोशल मीडिया पे नज़र आता है, कोई एक बंदा भी, मैं आपको बताऊँ, कभी भी यूट्यूब पर जाकर वो पूरा प्रोग्राम नहीं देखेगा। मैं आपको उसकी गारंटी देता हूँ, हम खुद नहीं देख सकते। जो क्लिप देखते हैं सोचते हैं यही ठीक होगा, तहकीक नहीं करते, उससे फिर गलतफहमियाँ और बदगुमानियाँ पैदा होती हैं। और देखें इसमें सूरह हुजरात पढ़ा है मैंने, उसमें देख रहा था, अल्लाह कह रहा था कि ऐ ईमान वालो ज़्यादा बदगुमानी से बचो, क्योंकि गुमान करना गुनाह होता है,
जासूसी ना करो, गीबत ना करो, ये सारी चीज़ें अल्लाह ने कि फिर इसी दूसरी आयत में भी अल्लाह ने इसी तरह मोरलेस, जो मैं इसका तर्जमा कर रहा हूँ, कि मोमिनों को बदगुमानी से दूर रहने का हुक्म दिया है। आप इन चीज़ों को पढ़ें, सीखने की कोशिश करें। हम खुद भी गलतियाँ करते हैं। मैंने कुलसूम नवाज साहिबा जब बीमार थी, इस तरह की वो बदगुमानियाँ की थी, मैंने उनकी बाकायदा माफ़ी मांगी। और अभी भी गलतियाँ होती हैं, कभी क्लिप नज़र में आता है, बंदा कहता है यार ये क्या। अब उससे पहले और उसके बाद का और दरमियान में कुछ चीज़ें आती हैं, उन पर फिर माफ़ी मांगनी पड़ती है, माजरत करनी पड़ती है कि यार गलती हुई, तहकीक में देर होगी। तो ऐसा हो जाए तो मांग लिया करें, कोई ऐसी बात नहीं, कोई बड़ा छोटा नहीं होता। हम सब इंसान हैं, हम सब सीखते हैं, और ये इसका प्रोसेस है, ये इसका अमल है, कोई अकले कुल नहीं है। तो बदगुमानियों से बचें, आपस में इत्तेहाद रखें, तनकीद रज के करें, रगड़ा लगाया करें ज़रूर। आपके रगड़े का बड़ा असर पड़ता है, ये मैं आपको बता दूँ। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।